Hello children, good evening all of you. Welcome back to my channel Economics with पूर्णिमा शर्मा. अब आपका एग्ज़ाम का दिन बहुत करीब आ चुका है और आज मैं आपको जो प्रैक्टिस करा रही हूँ वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कम से कम 12 मार्क्स आपको दिलाएगा आउट ऑफ 40 में से 12 मार्क्स कम से कम उसमें आना चाहिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस, राइट। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए, शायद किसी ना किसी बच्चे को जरूर मोटिवेट करेगा वो, राइट। अब मोटिवेशनल आज के लिए लाइन्स है आपके लिए कि राह संघर्ष की हो जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, राइट। जो स्ट्रगल करके अपनी राह पे चलता है और वो तो वही इंसान संसार को भी बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, रात रात में जाग के पढ़ा, ठीक है, रात की चिंता ना दिन की चिंता, राइट। तो जिन्होंने रातों से जंग जीती है, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है, ठीक है। जो रात में जाग जाग के पढ़ रहा है तो एक दिन जरूर सूरज बन के वही इन बच्चा चमकेगा भी। तो रातों की चिंता नहीं करो बिल्कुल, रात तो आएंगी और जाएंगी, लाइफ एक बार बन जाएगी तो आपका जो भविष्य का में सूरज है आपका हमेशा चमकता रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन द कॉन्सेप्ट टुडे आई डिसाइडेड to teach you, that is numerical practice of macroeconomics. अभी भी आप देखिए, एक 3 मार्कर क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का जो सैंपल पेपर में, और एक और 3 मार्कर है, तो 6 मार्कर न्यूमेरिकल किसे, नेशनल इनकम से। उसके बाद एक आपका क्वेश्चन पक्के से आता है किससे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से, 4 मार्क्स का। तो टोटल हो गए 10 मार्क्स, राइट। 10 मार्क्स के अलावा भी बच्चों जैसे गवर्नमेंट बजट है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है, और या जैसे मनी एंड बैंकिंग है, उससे भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, या फिर स्टेटमेंट देके प्रूव करने के लिए आ जाता है, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 या 2 नंबर के एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। एजर्शन, रीजन, एमसीक्यू कुछ भी पूछ लेते हैं। तो आज हम करेंगे पक्के कितने मार्क्स, 10 से 12 मार्क्स पक्के, किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। अब आज शुरू करते हैं नेशनल इनकम से। इस पे मैंने बच्चों बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो यहाँ पे नेशनल इनकम के तीनों मेथड हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो वो मेरे बच्चे प्लेलिस्ट में जाके उसकी स्पेसिफिक वीडियो, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियरली पढ़ाया है। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, एमपी और एफसी का डिफरेंस, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस, ठीक है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट एंड एवेल्युएटेड मेथड, सब पे मैंने कई कई वीडियोस बनाई हैं, और उस पर मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराई है। तो यहाँ पे चूंकि मैं पूरे मैक्रो का ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैं इन कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, ठीक है। पहले आपका नेशनल इनकम से एक तो क्वेश्चन आता है बच्चों कि आपका 3 मेथड, ठीक है। पहला फेस कौन सा होता है, पहला फेस होता है प्रोडक्शन फेस, राइट, सर्कुलर फ्लो का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम और बोलते हैं इनकम जनरेशन फेस, राइट। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है, जो मिक्सिंग करते हैं ना बच्चे, इनकम में एक्सपेंडिचर मिक्स कर दिया, और एक्सपेंडिचर में आपका वैल्यू एडेड, इसमें याद रखो क्या ऐड करते हैं बच्चों, ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नथिंग एल्स, ठीक है। तो इसमें आपका वैल्यू एडेड। दूसरा दूसरा सर्कुलर फ्लो का फेस है आपका इनकम जनरेशन फेस, जिसमें हम क्या ऐड करते हैं, फैक्टर इनकम। तो आपको पता होना चाहिए फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। दूसरा मेथड है इनकम मेथड, और तीसरा मेथड है जो कि हम तीसरी थर्ड फेस ऑफ सर्कुलर फ्लो पे यूज करते हैं, वो कौन सा है, डिस्पोजिशन फेस। और कौन सा मेथड यूज करते हैं यहाँ पर, एक्सपेंडिचर मेथड। इस पे भी 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है,
ठीक है, कौन सी फेज पे कौन सा मेथड और क्या ऐड करते हैं। यहाँ पे अगेन आई एम रिपीटिंग, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल थ्री सेक्टर। यहाँ पे फैक्टर इनकम, ठीक है, सीओई, ओएस एंड मिक्स्ड इनकम, और यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स बाय ऑल फोर सेक्टर। फोर सेक्टर है हाउस होल्ड, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, फर्म, कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड में आप हमेशा याद रखो कि गुड्स के बीच में क्लासिफिकेशन करना कि ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है, इट्स नॉट ए इजी टास्क, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑल्सो, क्योंकि विदाउट नोइंग द एंड यूज, किसी का एंड यूज जाने बिना हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ये वैल्यू गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, सारी गुड्स की वैल्यू। इसमें फाइनल गुड नहीं लिखा मैंने, वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। ठीक है, फिर अब इसमें इंटरमीडिएट गुड्स भी मिली हुई है जिसको हमें ऐड ही नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या प्रॉब्लम आएगी बच्चों, ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब इसमें हम माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये क्या है बच्चों, इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द फर्म, दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑन नॉन फैक्टर इनपुट, राइट। नॉन फैक्टर इनपुट कौन से होते हैं बच्चों, अदर देन फैक्टर इनकम, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, whatever expenses is done by the firm on the various goods and services to make the production, that is what non factor input। raw material हुआ, electricity हुई, फ्यूल हुआ, टेलीफोन बिल हुआ, डॉक्टर का बिल हुआ स्कूल में किसी बच्चे की, सारा कुछ, और या फिर एम्प्लॉयज़ की यूनिफॉर्म हुई, ड्राइवर कंडक्टर की स्कूल में, तो ये सब क्या होता है बेटा, ये होता है आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द फर्म। और इसकी वैल्यू किस में एडेड होती है, फाइनल गुड्स में ऐड होती है ऑलरेडी, तो इसलिए इसको हम डिडक्ट करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इस मेथड में, इतना प्रोसेस ये मस्ट होता है, ये मस्ट है, ये करना ही करना है, ठीक है, टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद क्या आएगा, कौन सा एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम आएगा, इसके बाद आएगा ग्रॉस, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, वी हैव नॉट डिडक्टेड टिल नाउ, और ये आएगा डोमेस्टिक, क्योंकि एनएफआई हमने ऐड नहीं किया, और ये आएगा बेटा एट एमपी, ठीक है, एट एमपी मार्केट प्राइस, क्योंकि अब प्राइस में, मार्केट प्राइस में एनआईटी भी एडेड होता है। ठीक है, तो इसको माइनस करके आया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, और यहाँ हम कह सकते हैं GVA एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी इसको बोलेंगे। ठीक है, आप इस रुक जाइए और अपना क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पर फोकस कीजिए। अगर नेट पूछा है तो हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, अगर मान लो नेशनल पूछा है तो माइनस करेंगे NFIA, विच इज व्हाट, फ्रॉम, इसको बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो में पढ़ाया, फ्रॉम टू, या फिर नेट नहीं दिया है कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम दिया है तो डिडक्ट करेंगे, टू दिया है तो ऐड करेंगे, क्योंकि टू किसका पार्ट है, डोमेस्टिक का, और फ्रॉम किसका पार्ट है, नेशनल का। ठीक है, और अगर मान लो FC निकालना है तो माइनस कर दिया हमने NIT, तो ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, इससे तो क्या बना ये बच्चों, नेट, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट, एंड हियर दिस इज MP, राइट, MP minus NIT is equal to what, फैक्टर कॉस्ट। तो ये क्या बन गई हमारी बच्चों, नेशनल इनकम। अगर डोमेस्टिक निकाली है तो NFIO को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी डोमेस्टिक करी। तो दिस इज द मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। अब आ जाइए नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट है बेटा इनकम मेथड, राइट।
मेथड में क्या ऐड करेंगे? फैक्टर इनकम। क्या ऐड करेंगे बच्चों? फैक्टर इनकम। ठीक है, इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में आफ्टर डिटेक्टिंग आई सी फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट व्हाट कम्स, ये याद रखना है, GV8 MP। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकम मेथड में हम ऐड करेंगे सम ऑफ फैक्टर इनकम। ध्यान से सुनो, फैक्टर इनकम के 3 कंपोनेंट है, COE, इनकम फ्रॉम वर्क, OS, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड अपने सारे फैक्टर इनपुट्स खुद से देता है और उसकी इनकम को हम अलग अलग नहीं कर सकते COE और OS में। लेकिन वो क्या है? इनकम अर्नड है, GDP का पार्ट है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे फार्मर की इनकम, मैं अपना कोचिंग सेंटर खुद से शुरू कर दूं, ठीक है, डॉक्टर की सेल्फ प्रैक्टिस, लॉयर की सेल्फ प्रैक्टिस, ऑल दीज थिंग्स, राइट। अब इसको ऐड करके क्या आएगा बच्चों? इसमें अपने हमने डेप्रिसिएशन ऐड नहीं किया। एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन इज व्हाट? नेट। ठीक है, एंड अब ये क्या है? दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। अभी हमने इसमें NFIA ऐड नहीं किया, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड नहीं किया। ये सिर्फ क्या है? डोमेस्टिक फैक्टर इनकम है। तो ये क्या है बेटा? ये आया डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अभी इसमें NIT भी हमने ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो ये क्या आया? एट MP, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये NDP एट, सॉरी इसमें NIT है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा? FC, सॉरी बेटा, तो ये क्या होगा? NDP एट FC। By adding the COE, OS and mixed income, it makes the NDP at FC। क्योंकि इसमें NIT भी अभी नहीं है तो FC है, NFIA नहीं है तो डोमेस्टिक है, डेप्रिसिएशन नहीं है तो नेट है। स्टॉप, कूल माइंड। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या निकलवा रहा है? अगर डोमेस्टिक निकलवा रहा है तो ऐड कर दो डेप्रिसिएशन, सॉरी ग्रॉस निकलवा रहा है तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस, राइट, ग्रॉस हो जाएगा। और नेशनल निकलवा रहा है तो डोमेस्टिक प्लस NFIA विच इज फ्रॉम, ये क्या है? फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक कन्वर्टेड इनटू नेशनल प्रोडक्ट, राइट। एंड एट MP अगर FC निकलवा रहा है तो कुछ नहीं करेंगे आगे, क्योंकि ये FC ही है। और अगर मान लो MP निकलवा रहा है आप क्वेश्चन में, तो हमने प्लस कर दिया NIT, और ये क्या हो गया? एट MP। अब इसमें कभी कभी घुमाते हैं बच्चों कि NIT नहीं दिया और ना ही IT और सब्सिडीज दोनों दिया, इसमें सिर्फ क्या दे दिया? सब्सिडीज। तो सब्सिडीज इसका पार्ट होता है फैक्टर कॉस्ट का। ठीक है, तो उसमें सिर्फ क्या ऐड कर लेंगे? सब्सिडीज। सब्सिडीज आपका इसमें हमने ऐड किया और ये क्या हो गया? NDP एट FC। ठीक है, NDP एट FC, इसके अंदर सब्सिडीज है बच्चों। ठीक है, इसके अंदर सब्सिडीज है और MP के अंदर IT होता है। ठीक है, और दिया है आपको निकालना है FC। ठीक है, FC ही निकालना है। तो सब्सिडीज दिया है तो कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि सब्सिडीज ऑलरेडी इसमें एडेड है। ठीक है, और IT दिया है। ठीक है, और निकालना है आपको MP, तो IT को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके इसको कन्वर्ट करेंगे। अब आ जाइए एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या ऐड करते हैं बच्चों? ऐड करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और फाइनल गुड्स कौन सी होती है? कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, जो कि रीसेल के लिए नहीं होती है, जिनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है, जो अपने फाइनल यूजर के थ्रू खरीदी जाती है, वो सारी चीज गुड्स कौन सी होती है? फाइनल गुड्स होती हैं। तो कंज्यूमर खरीदता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, वो आपके फाइनल होंगे कंजप्शन गुड्स। और जो फर्म प्रोड्यूसर दो टाइप के गुड्स खरीदते हैं प्रोडक्शन के लिए, एक तो रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स है, राइट,
और दूसरा आपका है मशीन, कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट्स, वो क्या है आपकी फाइनल गुड्स है। ठीक है, तो हम किसको ऐड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय फोर सेक्टर। फोर सेक्टर कौन कौन से बच्चों, प्राइवेट फाइनल, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस ये हाउस होल्ड का है कंजप्शन गुड्स पर, ये प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। आप ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट कौन सा एक्सपेंडिचर कर रहा है, ये वो होता है बच्चों जो सोसाइटी को सर्व करने के लिए गवर्नमेंट करती है, जैसे फ्री स्कूल, फ्री हेल्थ सर्विसेज टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये वाला खर्च जो किस में आता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। खर्च कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, राइट। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन इज वॉस इन्वेस्टमेंट, राइट, कैपिटल फॉर्मेशन ऑन विच इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। अब आ जाइए यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स में अगर डेप्रिसिएशन एडेड हमने ले लिया तो ये ग्रॉस हो जाता है, और कैपिटल गुड्स की वैल्यू को हमने डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके लिया, यानी कि जितनी वो कैपिटल गुड कंज्यूम हो चुकी ईयर के अंदर, ठीक है, उसकी वैल्यू को डिडक्ट कर दिया डेप्रिसिएशन की। ठीक है, 1 लाख की मशीन खरीदी तो 1 लाख ऐड किया तो ग्रॉस हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर वो 1 लाख से 80,000 की उसकी वैल्यू बची। ठीक है, डेप्रिसिएशन 20,000 का हुआ, अगर हम 80,000 ऐड करते हैं तो नेट होगी, और 1 लाख ऐड करते हैं तो ग्रॉस हो गए, सिंपल, राइट। ये ग्रॉस भी हो सकती है और ये नेट भी हो सकती है एग्जाम में, राइट। इसके अलावा फोर्थ कंपोनेंट होता है नेट एक्सपोर्ट। इसको डिफरेंट वे से दिया जाता है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्रीज लाइन, इन्वेंट्री नहीं है, चेंज इन इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि चेंज इन इन्वेंट्री इज द प्रोडक्शन ऑफ दिस ईयर, याद रखो। ठीक है, अब इसको हम क्यों कैपिटल गुड में लेते हैं, जो रॉ मटेरियल पड़ा है फर्म के पास स्टॉक में, क्यों, क्योंकि ये इसी साल का प्रोडक्शन है। जो चेंज हुआ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये इसी साल का प्रोडक्शन है बच्चों। अगर हम इसको प्रोड्यूसर उसको यूज कर लेता है प्रोडक्शन प्रोसेस में तो उसकी वैल्यू फाइनल गुड्स में ऐड हो जाती, लेकिन प्रोड्यूसर ने खरीद के अपने स्टॉक में डाला रखा हुआ है, तो इस साल का ही प्रोडक्शन है, लेकिन इसकी वैल्यू कहीं भी ऐड नहीं हुई, क्योंकि इसको प्रोडक्शन में अभी तक यूज नहीं किया गया है, तो उसकी वैल्यू को तो ऐड करना है, तो इट बिकम्स द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। तो चेंज इन स्टॉक, फिक्स प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट, और ये भी आपका ग्रॉस हो सकता है और ये भी आपका नेट होता है। अब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के फिर 3 कंपोनेंट है। पहला होता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं दिया तो बिजनेस फिक्स्ड, जैसे कि प्रोड्यूसर क्या खरीदते हैं, मशीन खरीद देते हैं, इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, इस पे जो खर्च करते हैं, दैट इज व्हाट बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। दूसरा कंपोनेंट होता है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, नए घर बनते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर, या फिर न्यू फ्लोर ऐड हो रहा है ऑन द एग्जिस्टिंग हाउस ड्यूरिंग द ईयर, ये सिर्फ किस में आता है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट में। और थर्ड है आपका बच्चों पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या आता है, गवर्नमेंट आपका रोड बना रही है, ब्रिज बना रही है, फ्लाईओवर बना रही है, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये सब मिला के क्या होता है आपका, ये आपका क्या है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन।
तो अगर ये वाला डेटा दिया है तो इन सबको छूने की ज़रूरत ही नहीं होती, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर ये वाला डेटा मिसिंग है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तब आप फिक्स ढूंढोगे, फिक्स प्लस चेंज इन स्टॉक करोगे। चेंज इन स्टॉक भी अलग अलग से दिया रहता है, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एडिशन टू स्टॉक, एडिशन को ऐड करोगे एंड डिक्रीज इन स्टॉक को डिडक्ट करोगे। ठीक है, ध्यान में रखो, फॉल इन इन्वेंट्रीज डिडक्ट होगा एंड इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज ऐड होगा, किसमें, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में, टू गो टू डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, राइट, बाय द फर्म। अब आ जाइए, नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको भी अलग अलग ढंग से देते हैं, इसको देते हैं नेट इंपोर्ट्स। अभी इस बार जो सैंपल में पेपर में जो इसको दिया है, वो दिया एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट। तो ये क्या हुआ, नेट इंपोर्ट्स एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, तो ये नेट इंपोर्ट हो गया। एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट, ये नेट एक्सपोर्ट हो गया। ये प्लस है तो ऐड होगा, और माइनस में वैल्यू दी है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट। अब देखो इन सबको ऐड करके बच्चों, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो बच्चे रट के जाते हैं ना फॉर्मूले, वो बेचारे बच्चे परेशान हो जाते हैं एग्जाम में। रटना कुछ भी नहीं है इकोनॉमिक्स में। इन चारों को ऐड करके पहले डिसाइड करो ग्रॉस है या नेट। वो किससे डिसाइड होगा, इस वाले कैपिटल फॉर्मेशन से डिसाइड होगा। अगर ये ग्रॉस दी है बच्चों तो ये इज इक्वल टू ग्रॉस हो जाएगा, अगर ये कैपिटल फॉर्मेशन तुमने नेट ऐड की है तो ये इज इक्वल टू नेट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने, कुछ बच्चे नेट एक्सपोर्ट को एनएफआईए से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नेट एक्सपोर्ट का एनएफआईए से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हमने नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड को ऐड नहीं किया, तो ये क्या होगा, डोमेस्टिक। ठीक है, और इसमें ध्यान से सुनना, जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी इज इक्वल टू जीवीए एट एमपी। ठीक है, सीओई, ओएस एंड मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी। तो इन चारों को ऐड करके ये क्या है, एक्सपेंडिचर। और सपोज मैं एक्सपेंडिचर कर रही हूँ इसको खरीदने के लिए, तो इसको जब खरीदूंगी बच्चों तो इसको मार्केट प्राइस पे खरीदूंगी ना, कोई मुझे फैक्टर कॉस्ट पे तो नहीं बेचेगा, इसमें लिखा होगा इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस। तो ये हमने क्या ऐड किया है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज इन ऑलवेज इज डन ऑन मार्केट प्राइस। तो इन सब के साथ दिख नहीं रहा है, एनआईटी पहले से एडेड है क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, विच इज डन ऑन एमआरपी, राइट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, राइट। तो ये आपका एमपी आएगा। तो क्या आया, ग्रॉस और नेट किससे डिसाइड की, कैपिटल फॉर्मेशन से। हमेशा डोमेस्टिक होगा, हमेशा एमपी आएगा। ठीक है, अब रुक जाइए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आप फिर बाद में, ये तो आपको मस्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद उसमें चेंजेस कर दीजिए। नेट पूछ रहा है, ग्रॉस ऐड किया तो माइनस डेप्रिशिएशन, नेशनल पूछ रहा है तो प्लस एनएफआई नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दीजिए। टू दिया है तो माइनस कर दीजिए, क्योंकि टू किसका पार्ट है, डोमेस्टिक का, फ्रॉम किसका पार्ट है, नेशनल का। ठीक है, इसके अलावा आपका एफसी पूछ रहा है तो एनआईटी डिडक्ट कर दीजिए, एमपी पूछ रहा है तो कुछ मत कीजिए। ठीक है, तो ये आपका मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। इसके अलावा नेशनल इनकम से और क्या न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों, और आपके न्यूमेरिकल आते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, राइट। जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी नहीं दिया है सैंपल पेपर में। करंट प्राइस मतलब आउटपुट ऑफ द सेम ईयर, आउटपुट, ये सपोज आउटपुट है, ठीक है, इस साल का, और इसको मैं इनटू करूं किससे, करंट ईयर प्राइस पर, प्रिवेलिंग प्राइस से इनटू करूं, तो हमारी क्या आएगी, ये आएगी।
जीडीपी एट करंट प्राइस, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी जीडीपी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मनी जीडीपी, और ये नेशनल इनकम भी हो सकती है। तो आउटपुट ऑफ द करंट ईयर इज मल्टीप्लाइड विद द प्राइस ऑफ बेस ईयर। ठीक है, अब मान लो ये इस साल का ही आउटपुट को हम मल्टीप्लाई कर दे बेस ईयर प्राइस से, ठीक है, तब क्या आ जाएगी आपकी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। और फिर इसको क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी, इसको बोलते हैं नॉमिनल, और इसको बोलते हैं रियल। ठीक है, रियल जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका कि समझना कि ये है क्या, राइट। अब सपोज आपको जो एग्जाम में दिया है क्वेश्चन, वो क्या दिया है, 2 साल दिए हैं, जो सैंपल पेपर में दिया, सॉरी 2 इयर्स दिए हैं, और नॉमिनल जीडीपी दिया है, ठीक है, और तीसरा दिया है नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड विद बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस से एडजस्ट होने के बाद नॉमिनल जीडीपी। तो ये एडजस्टेड विद बेस ईयर प्राइस जो लिखा है बेटा, इसका मतलब क्या है, ये रियल जीडीपी है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्ट कर दी, ठीक है। अब इसमें सपोज दे दिया 220 और ये 22, ये दे दिया आपका 5000, ये दे दिया आपका 6000, इसमें दे दिया रियल जीडीपी 4000, और इसमें दे दिया 5000, ठीक है। और पूछा है फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन द रियल जीडीपी। अब बच्चों को यही नहीं पता चलेगा कि ये रियल है, क्योंकि ये तो मैं बता रही हूँ एडजस्टेड विद बेस ईयर प्राइस क्या होता है, रियल होता है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी जब पूछा है बच्चों, तो किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, चेंज, ठीक है, चेंज इन रियल जीडीपी, यानी कि कैसे आएगा 5000 माइनस 4000, ठीक है, चेंज आ गया। अब अपॉन इनिशियल जीडीपी, इनिशियल रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी, इनिशियल रियल जीडीपी क्या है 4000, ठीक है, इंटू 100, इंटू 100, बस यही आपको करना है परसेंटेज चेंज के लिए, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो अगर मान लो नॉमिनल का पूछा है तो नॉमिनल का ले लीजिए, चेंज इन नॉमिनल जीडीपी 6000 माइनस 5000 अपॉन इनिशियल नॉमिनल जीडीपी 5000 इंटू 100, ठीक है। इसने रियल का पूछा है सैंपल पेपर में, तो रियल का हमने लिया 5000 माइनस 4000 चेंज इन रियल जीडीपी अपॉन इनिशियल जीडीपी 4000 इंटू 100। इसमें प्रॉब्लम क्या आई बच्चों को, एक तो बहुत बच्चों को परसेंटेज चेंज ही नहीं निकालना आता है, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, जबकि आप 11th में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़े हो। चेंज किसी का निकालते हैं तो परसेंटेज में तो कैसे निकालते, दो वैल्यू का चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, राइट। तो ये आपका इस तरह से करके आता है, राइट। जीडीपी, एक क्वेश्चन आता है जीडीपी डिफ्लेटर, राइट। जीडीपी डिफ्लेटर, इट इज नथिंग, इट इज ओनली द प्राइस इंडेक्स, राइट। ये सिर्फ क्या है बच्चों, प्राइस इंडेक्स है। ये भी आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, और 3 मार्कर भी कभी कभी दे देते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल अपॉन, हैव यू अंडरस्टूड दिस, उसको देख लेना अच्छे से। ये 3 नंबर का इतनी सी कैलकुलेशन है बच्चों, ये समझना है और ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर ये प्राइस इंडेक्स है कि कितना परसेंट प्राइस बढ़ा। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर है।
इसमें क्या पता चलता है मैं कितना परसेंट प्राइस लेवल करंट ईयर में बढ़ा, राइट। एक आता है रियल जीडीपी को किस में कन्वर्ट करना, रियल जीडीपी को अगर सपोज हमने नॉमिनल दिया हुआ है और रियल में कन्वर्ट करना है, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो यही तो है बच्चों, ये हम इधर लिया है क्योंकि मैंने बताया जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, ये प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है। तो अगर ये निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, राइट, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम नॉमिनल को काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, रियल, यानी कि एडजस्टेड विद द बेस ईयर प्राइस। ये क्या होगा, रियल जीडीपी एडजस्टेड विद द बेस ईयर प्राइस। तो ये तीन फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले और पढ़ने हैं, इसमें भी 1 मार्कर भी आ सकता है और 3 मार्कर भी आ सकता है। इस साल सैंपल पेपर में करंट ईयर प्राइस और नॉमिनल रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का परसेंटेज 3 नंबर में पूछा है, ठीक है। तो किसी को चीज़ को भी ना लाइटली मत लेना, अच्छे से पढ़ के जाना। अब आ जाइए, ये तो नेशनल इनकम हो गया बच्चों। दूसरा कॉन्सेप्ट है तुम्हारा मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग। बैंकिंग में सिर्फ कॉमर्शियल बैंक में सिर्फ मनी मल्टीप्लायर, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल्स, या फिर इसकी इनवर्स रिलेशनशिप कि मनी मल्टीप्लायर एंड दिस इनिशियल डिपॉजिट, राइट, इन दोनों की रिलेशनशिप पूछ लेते हैं, ठीक है। एलआरआर और मनी मल्टीप्लायर में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स है। अगर ये बढ़ेगा, सॉरी, अगर ये एलआरआर बढ़ाएगा आरबीआई तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, और एलआरआर रिड्यूस करेगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। ये प्रूव करने के लिए आता है। जब प्रूव करने के लिए आए तो एलआरआर की दो वैल्यू लो, 10% एंड 20%, और दोनों वैल्यू लेके 1/LRR करके प्रूव कर दो। एक में करो 1/10 और दूसरे में करो 1/20। 10 नहीं है, परसेंट है, तो 100 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आया 10% और ये क्या आया 5%। तो प्रूव हो गया कि एलआरआर बढ़ी तो मनी मल्टीप्लायर कम हुआ, सॉरी 10% नहीं होगा, ये 10 टाइम्स होगा। मनी मल्टीप्लायर हमेशा किसमें एक्सप्रेस होता है, टाइम्स, कितने गुना, राइट, ये परसेंटेज। एलआरआर एक्सप्रेस इन परसेंट एंड मनी मल्टीप्लायर एक्सप्रेस इन टाइम्स, 5 टाइम्स। तो तुमने ये प्रूव कर दिया। छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चे कुछ भी छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, राइट। तो एलआरआर क्या है, एलआरआर बढ़ी 10 to 20%, मनी मल्टीप्लायर रिड्यूस हुआ 10 टाइम्स to 5 टाइम्स, ये है। अब दूसरा क्वेश्चन इससे आता है बच्चों, मनी मल्टीप्लायर, इससे कॉन्सेप्ट से, इस फॉर्मूले से, ठीक है। आपका टोटल डिपॉजिट, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं बच्चों और पूरे सॉलिड मार्क्स दिलाते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट, इनटू इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। ये अब ये फॉर्मूले से कि 5 गुना अगर मनी क्रिएट कर रहा है कमर्शियल बैंक और इनिशियल डिपॉजिट 1000 है, तो टोटल डिपॉजिट कितना हुआ, दैट इज 5000, ठीक है। ये टोटल डिपॉजिट कर दिया। अब ये दोनों वैल्यू दे दी, ये निकलवाने लगा, तो टोटल डिपॉजिट अपॉन मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। समझ में? अगर मान लो आपको इसके अलावा इनिशियल डिपॉजिट मनी मल्टीप्लायर निकाल पा रहा है, तो टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर। तो इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। दूसरी चीज कि मनी मल्टीप्लायर ना दे आपको,
आपको दे दे LRR, ठीक है, LRR दिया तो 1/LRR कर लो, 1/10 × 100 जो भी LRR दिया है उससे मनी मल्टीप्लायर आएगा, मनी मल्टीप्लायर आ गया तो इससे आप टोटल डिपॉजिट भी निकाल सकते हो इनिशियल डिपॉजिट की हेल्प से, और इनिशियल डिपॉजिट निकाल सकते हो टोटल डिपॉजिट अपॉन मनी मल्टीप्लायर। बस यही आपको इसमें पढ़ना है। और ये भी कभी कभी MCQ में भी आ जाता है 1 मार्कर, और कभी कभी 3 मार्क्स में, और प्रूव करने के लिए इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए पढ़ना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो 4 मार्क्स का हमेशा आता है, किससे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, DY, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से। अब इसमें चैप्टर 7 से आता है। चैप्टर 7 से क्या पूछा जाता है, MPC, MPS, ठीक है, APC, APS, ठीक है, और या फिर ब्रेक इवन पॉइंट पर इनकम, कंजप्शन एंड सेविंग, ये कॉन्सेप्ट चैप्टर 7 से आते हैं। ठीक है, अब आपको MPC सी का इक्वेशन पता होना चाहिए, ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस BY। बी क्या है, ये दे दिया 40 प्लस 0.8y। कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि बताओ भाई MPC कौन क्या क्या है, इसमें MPC क्या है 0.8, और या फिर सी का फॉर्मूला इक्वेशन दे दिया, पूछा MPS क्या है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, इन दोनों का समेशन इज इक्वल टू 1, इन दोनों का समेशन इज इक्वल टू 1, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप इस तरह से करके MPC और MPS को, APC और APS को निकाल सकते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पे APC पूछ सकते हैं 1 होगी, प्रायर मोर देन 1 होगी, बियॉन्ड लेस देन 1 होगी। ठीक है, अब आ जाइए, ये चैप्टर 7 से क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पर बहुत ध्यान से याद रखना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। ये चैप्टर 7 से है और ये चैप्टर 8 से है। पहले तो अपने आप को क्लियर करो, ये चैप्टर 8 से है। ठीक है, इसमें क्या है, y इज इक्वल टू सी होता है और s इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब इसमें अगर निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, सपोज दिया है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, सी दिया है आपका 40 प्लस 0.8y। ठीक है, और आपको निकलवाना है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सी करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, y इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y, ये ऑटोनोमस कंजप्शन और ये इंड्यूस्ड कंजप्शन। ठीक है, 0.8y किया, 0.88 को इधर लिया है। ठीक है, इज इक्वल टू 40, और एक y में से 0.8 y माइनस हुआ तो कितना, 0.2y आया, इज इक्वल टू 40, एंड y इज इक्वल टू 40 अपॉन 0.2, ये आया 200 करोड़। अब इस पे पूछ सकता है कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पर कंजप्शन कितना है, तो सिंपल, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम 200 निकाला, y की जगह 200 डाल दिया। ठीक है, और कंजप्शन निकाल दिया एट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। सेविंग पूछ सकता है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। एक तो तरीका है कि कंजप्शन निकाल दो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पर और y माइनस सी कर दो, y माइनस सी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा जाएगा। समझ में? अब आ जाइए चैप्टर 8 पे, क्वेश्चन कौन से आते हैं। चैप्टर 8 में 2 कॉन्सेप्ट हैं जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, एक तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिसाइड करो और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट। 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, इक्विलिब्रियम और इन्वेस्टमेंट
मल्टीप्लायर। और कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, किसमें, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर। बहुत बच्चे गड़बड़ी करते हैं, मल्टीप्लायर देखा तो कुछ भी लिख देते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये आपका डिटर्मिनेशन का, और इन्वेस्टमेंट मनी मल्टीप्लायर आपका कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, राइट। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट। अब आ जाइए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एडी इज इक्वल टू एस होता है और एस इक्वल टू आई होता है, ठीक है। अब इसमें एक कुछ भी, एडी क्या है, सी प्लस आई है, और ए एस आपका वाई होता है। ए एस इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, राइट। अगर इसकी वैल्यू दी है 40 प्लस 0.8y और आई की वैल्यू दी है सपोज 50 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे, इसको ऐड करेंगे और आराम से निकल जाएगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। दूसरा, आपको एडी दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है इज इक्वल टू 100 और बी इंटू वाई दी है इज इक्वल टू बी इंटू वाई, यानी कि इंड्यूस कंजप्शन दिया हुआ है 60, ठीक है। तो ये ए बार क्या है, दिस इज ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, दोनों को ऐड करके दिया है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों एडी, यानी कि एडी इज इक्वल टू ए बार, इसमें क्या है सी बार प्लस आई दोनों जुड़ा हुआ है, प्लस बी इंटू वाई। तो ये भी एडी का इक्वेशन बनता है। तो कंफ्यूज करने के लिए ये भी ऐसे भी दे सकते हैं, राइट। एमपीसी की वैल्यू को अलग अलग ढंग से देते हैं। एक तो एमपीएस दे दिया, उसमें से निकाल लो एमपीसी एमपीएस, और 1 माइनस एमपीएस करो, एमपीसी आ गई। ये तो सिंपल, ये तो बहुत बच्चों को पता होता है। लेकिन कभी कभी देते हैं 60% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, यानी कि एडिशनल इनकम मतलब चेंज इन वाई, तो ये क्या हो गया एमपीसी, ध्यान में रखो। और 60% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, यानी कि आपका एमपीसी हुई 0.6, ठीक है। 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव, इसका मतलब है एमपीएस हुई 0.4। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा देते हैं बच्चों कि दिया एमपीसी एंड एमपीएस दोनों का रेशियो, ठीक है। ये दे दिया आपका, ये सपोज 4 है और ये 8 है, ये रेशियो दे दिया। तो अब इसकी वैल्यू को कैसे निकालना है ये ध्यान से सुनो। इसको ऐड किया, कितना आया 12, राइट। तो 4/12 एंड 8/12, ठीक है। तो 4/12 कितना आएगा, अभी कैलकुलेट करके प्रूव करके दिखाती हूँ कि 4/12 तुम्हारा, ध्यान से पढ़ लेना बच्चों, बहुत मेहनत कर रही हूँ। 4/12 आएगा 0.33, ठीक है। और 8/12 आपका आएगा 0.66, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू 1, ठीक है। कैसे किया, 4, इसको दोनों को ऐड किया 4/12 एंड 8/12, और फिर चेक कर लिया इन दोनों का जो वैल्यू है उसका सम इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो रेशियो में भी कभी कभी दिया होता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर लेके जाओ और अपने पेशेंस रख के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। ये हो गया तुम्हारा इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस। इसके अलावा होते हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, इसके भी मैंने बहुत वीडियोस बनाए हुए। कोई कोई तो मैंने केवल ये आपका एक वीडियो बनाई थी सिर्फ केवल एडी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। अगर जाके देख, अगर कुछ होता है तो उधर जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं, इसका फॉर्मूला है k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i।
यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एक साल के अंदर एक पीरियड ऑफ टाइम पे कितने गुना इनकम कंट्री की बढ़ती है। तो ये क्या होता है, ध्यान से सुनो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा डिनोमिनेटर होता है। पहले क्या बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट, तो ये कौन सा हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी वजह से इनकम बढ़ रही है, तो ये क्या हुआ, डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो ऊपर यानी कि हमारा न्यूमरेटर होता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। एपीसी में भी देखो, एपीसी में क्या होता है, सी अपॉन वाई, पहले वाई बढ़ती है फिर सी बढ़ता है, हर जगह की बात है, राइट। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि इस फॉर्मूले को भी बच्चे अक्सर उल्टा लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग तो सीबीएसई इवैल्यूएशन के लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है बच्चे जल्दी में किसी भी प्रेशर में क्या क्या मिस्टेक करते हैं, तो वो मैं बता रही हूँ आपको। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, एक ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC, तीसरा फॉर्मूला है 1/MPS। ये 3 फॉर्मूले हैं बच्चों, ठीक है। अब इससे में न्यूमेरिकल कैसे आता है, न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू को अलग ढंग से दे सकते हैं। कितना घुमाएंगे, 60% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, एमपीसी दे दी, फिर दे दिया इनकम इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ा, तो नेशनल इनकम कितनी बढ़ेगी, तो एमपीसी हो गई 0.6, 1/1 माइनस 0.6, ये हुआ 1/0.4, ठीक है। कितने गुना बढ़ी, 2.5 टाइम्स, टाइम्स नहीं लिखना, नहीं बोलना। अब ये इसकी वैल्यू हो गई 2.5 टाइम्स, ये निकालना है कितनी, या फिर रहता है इतनी इनकम बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये दे दिया कि इतनी इनकम बढ़ाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करे कंट्री में, ठीक है। ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन। और आपका इन्वेस्टमेंट दिया सपोज 1000, तो इसको इनटू किया, कितना आया 250, ठीक है। इतना इन्वेस्टमेंट, सॉरी 30 इज इक्वल टू चेंज इन वाई, ठीक है। जीरो को अपने आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये क्या होगा, चेंज इन वाई, राइट। अब इसको अगर निकालना है तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा 2.5, राइट। तो ये आपका 0 हटाया, ये लिया, तो ये आपका बच्चों 10 आएगा, ठीक है। ये लिया, अब इसमें ये 25 1 हुआ 0 0 0, ठीक है। और ये लैंग्वेज दी कि इतने इनकम बढ़ाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में करें जब 60% ऑफ एडिशनल इनकम या 75% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। तो एमपीसी कितने हो गए, 0.75, 0.75 से हमने निकाला के, इसको बोलते हैं के, और मनी मल्टीप्लायर को राइट। 1/, ये आपका 1 माइनस 0.75 यानी कि आया 1.25, यानी कि आया 4 टाइम्स, 4 गुना। पूछा फिर कि आपका 4000 इनकम बढ़ाने के लिए, 4000 करोड़ इनकम बढ़ाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करें, तो हमने के की वैल्यू किससे निकाली, 75% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, राइट। और उसके बाद हमने सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाया, के इज इक्वल टू दिस, के कितना आया 4 टाइम्स इज इक्वल टू कितनी इनकम बढ़ाने के लिए, 4000 इनकम बढ़ाने के लिए चेंज इन इनकम, कितना इन्वेस्टमेंट करें ये निकालना है, ठीक है। तो चेंज इन आई इज इक्वल टू 4000/4, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका 3 और 4 मार्क्स में आता है। अब आ जाइए कि इसमें कोई किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है, इसकी भी 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 पूछ सकता है, और इसकी भी पूछ सकता है। एमपीसी भी पूछ सकता है, एमपीएस भी पूछ सकता है, चेंज इन वाई, चेंज इन आई, कुछ भी पूछ सकता है इन 3 फॉर्मूलों की हेल्प से। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है बच्चों, जिसमें से न्यूमेरिकल कभी कभी 1 मार्कर आता है, वो आता है बीओपी से। आप कहोगे बीओपी में, सॉरी गवर्नमेंट बजट, पहले तो भी गवर्नमेंट बजट है, इसमें भी 1 मार्कर आता है।
गवर्नमेंट बजट। ठीक है, गवर्नमेंट बजट से जो न्यूमेरिकल आता है वो 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हेन एक्सीड्स देन रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, अब इसको बाइफरकेट कर सकता है टैक्स सोर्सेज और नॉन टैक्स सोर्सेज। तो यानी कि ये क्या है आपका टैक्स सोर्स एंड नॉन टैक्स सोर्स। ये ना देके ये दे दे तो इसको ऐड करके ये निकाल लो, ये तो सिंपल है। ठीक है, अब आपका एफडी फिस्कल डेफिसिट की क्वेश्चन आ सकता है। फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर को केवल बाइफरकेट करेगा कैसे, आरई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसको बहुत चेंज करता है, यानी कि व्हेन इज ग्रेटर देन टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग। बोरोइंग ये फॉर्मूला है। ठीक है, अदर देन बोरोइंग यानी कि इसमें क्या है आपका रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू रिसिट में क्या है टैक्स सोर्स एंड नॉन टैक्स सोर्स। ठीक है, और कैपिटल रिसिट में सिर्फ क्या है बेटा आपका अदर देन बोरोइंग दिया, तो कैपिटल रिसिट के 3 कंपोनेंट्स है, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट। जब हम बोले अदर देन बोरोइंग कैपिटल रिसिट तो उसमें क्या आया डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन्स, ये है। ठीक है, तो आरआर रेवेन्यू रिसिट्स प्लस कैपिटल रिसिट्स अदर देन बोरोइंग, यानी कि आपका या डिसइन्वेस्टमेंट प्लस रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग को छोड़ दिया हमने। तो ये दोनों मिलके भी क्या बना, ये बना टोटल रिसिट अदर देन बोरोइंग। तीसरी चीज कैसे आती है कि ये भी नहीं दिया आपका डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ लोन्स, तो क्या देते हैं कैपिटल रिसिट को। ध्यान से सुनो, कैपिटल रिसिट को के 3 कंपोनेंट है, एक तो है बोरोइंग, दूसरा है आपका ये डिसइन्वेस्टमेंट, और थर्ड है आपका ये बोरोइंग डिसइन्वेस्टमेंट रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनो कि ये बोरोइंग तो लायबिलिटीज क्रिएट करता है, ये डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट हो गई। बोरोइंग क्या क्रिएट कर रहा है, इस तरह से भी आता है दिया हुआ रहता है कि ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो ये डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स हो गई। और ये दोनों नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट हो गई। आ गई बात समझ में? तो कैसे दिया जाएगा, आरआर प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग, ये बिल्कुल जो डीप में चीजें आती हैं वो सब पता नहीं हूँ, क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट। तो ये भी क्या हो गया टोटल रेवेन्यू अदर देन बोरोइंग। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने और कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है। अब आप आ जाइए बोरोइंग फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, उसका कुछ भी नहीं दिया है ये सब चीजें, और एक चीज दी है बोरोइंग, तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी है, क्योंकि यही तो फिस्कल डेफिसिट है, यही तो बता रहा है गवर्नमेंट को कि भाई तुमने इतना खर्च प्लान कर लिया, इतनी तुम्हारी रेवेन्यू उधार को छोड़कर, जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पहले लगा लेते हैं कि ये हमारी रिसिप्ट है और ये हमारा एक्सपेंडिचर हमने प्लान कर लिया, ये हमारी रिसिप्ट है, अब हमें कितना उधार लेना पड़ेगा, तो वही प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है, इज इक्वल टू बोरोइंग। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट का ही फॉर्मूला बताऊंगी आपको, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, हालांकि अभी तक आया नहीं है। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या है कि उधार में से एफडी जो कि क्या है फिस्कल डेफिसिट, जो कि क्या है बोरोइंग है, क्या है बोरोइंग है। ठीक है, उसमें माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस किया। ठीक है,
तो ये क्या बन गया हमारा प्राइमरी डेफिसिट। उधार में से कितना डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए यूज हुआ, पीडी प्राइमरी डेफिसिट, और कितना उधार में से हमने इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज किया। ठीक है, तो क्या हुआ, पीडी लोन फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन दिस ईयर प्लस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द पास्ट लोन इज इक्वल टू एफडी। ये उधार है, उधार है, बोरोइंग है। बोरोइंग का कितना, सपोज ये उधार लिया, उधार का 500 इंटरेस्ट पेमेंट में यूज कर दिया और बाकी बचा 500 डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। तो पीडी प्लस आईपी इंटरेस्ट पेमेंट इज आल्सो इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट, राइट। ये हो गया गवर्नमेंट बजट। अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका क्या, बीओपी। बीओपी से भी एक बार क्वेश्चन आता आया और उसमें भी आता है बच्चों, डायग्राम्स दे देते हैं, ठीक है, और उसमें एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो तुम्हें पता है बीओटी क्या है, ओनली एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड, विजिबल गुड, ये ध्यान रखना, विजिबल गुड, ठीक है, माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड, विजिबल गुड। सो बीओटी का एक ही कंपोनेंट है विजिबल गुड। अब करंट अकाउंट पर अगर पूछा जाएगा तो करंट अकाउंट के 3 कंपोनेंट है, ठीक है, इसमें कंपोनेंट याद रखना है, राइट। इसके 3 कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, ठीक है, जो हमारा इनफ्लो हो रहा है, प्लस विजिबल गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड्स, इनविजिबल भी आता है इसमें, प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वन साइडेड पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, इट कॉजेज द इनफ्लो। अब इसको माइनस करेंगे किससे, इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड, इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड प्लस इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड, इनविजिबल गुड, और प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर पेड टू अब्रॉड, ठीक है, विच कॉजेज द आउटफ्लो। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट। अब इसको क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करते हैं बच्चों, कि आपका एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड, इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड दे दिया और इनविजिबल गुड को नेट दे दिया, नेट एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड। ध्यान से सुनो, अब नेट एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड हुआ तो यानी कि ऑलरेडी इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड डिडक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड, इसका नेट निकाला, नेट एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड, और प्लस कर दिया नेट एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड, और हमारा क्या आ गया, बैलेंस आ गया किस पर, करेंट अकाउंट पर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बीओपी से कभी कभी 1 मार्कर में या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई के क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पेपर टोटल एप्लीकेशन बेस्ड होगा, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को साथ में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आई एम हियर फॉर यू टिल टुमारो, बट आई वॉन्ट एवरीबडी हु इज एसोसिएटेड विथ मी एट दिस मोमेंट, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, उन सब का मैं 100% पे काम करती हूँ। जब 100% पे करोगी तो तुम लोग बच्चों 90 अबव तो ला के दिखाओगे ना मुझको, ठीक है। और ये बहुत ही ज़रूरी है और एवरीबडी कैन डू इट। तो ये 40 में से आपके लगभग 10 तो पक्के हो जाते हैं और 10 के छोड़ के 12 नंबर पक्के हो जाते हैं इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो अच्छे से देखो और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, और अपना अच्छे से परफॉर्म करो। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करो, देख के बच्चों एक लाइक कर दिया करो, ठीक है, कमेंट कर दिया करो,
मुझको भी मोटिवेशन, रात को 10-11 बजे मैं 1 घंटे की वीडियो तुम्हारे लिए बना रही हूँ। तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है ना। और जो दूसरे बच्चे उनको भी शेयर कर दो ताकि मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़े। ये तो बहुत ज़रूरी है ना मेरे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।